बेटे की पसंद मीठा वर्सेस सास की पसंद नकली जहर खिलाने वाली। शहर की व्यस्त सड़क के किनारे रमेश मिठाई स्टोर नाम की पुरानी मिठाई की दुकान होती है। दुकान के बाहर रंग बिरंगी मिठाइयों से भरी ट्रे सजी होती है। रमेश जी सफेद कुर्ता पहने तेजी से मिठाई के डिब्बे पैक कर रहे होते हैं। नेहा गुलाबी सूट पहने ग्राहकों को मुस्कुराकर मिठाई के डिब्बे दे रही होती है। नेहा बेटा, जरा वो रसगुल्लों वाला डिब्बा देना जल्दी। जी पापा जी, अभी देती हूँ। तभी एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे दुकान के अंदर आता है। अरे नेहा, देख रमेश काका आ गए, इन्हें अंदर आराम से बिठा दे बेटा। नेहा तुरंत आगे बढ़ती है। वो बड़े प्यार से बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लेती है। आइए काका, यहाँ बैठ जाइए। वो कुर्सी खींचकर उन्हें बिठा देती है और सामने पानी का गिलास रख देती है। काका आप बैठो, पापा बस मिठाई का डिब्बा पैक कर रहे हैं। अरे भगवान, ऐसे सेवा करने वाले बेटे हर घर को दे। दुकान के कोने में दो लड़के चाय पीते हुए बैठे होते हैं। दोनों नेहा को ध्यान से देख रहे होते हैं। अंकल, आपने तो जरूर फिर ये काजू कतली मंगवाई होगी। हाँ बेटा, तुझे हर किसी की पसंद के बारे में कितना कुछ पता है और कितनी मीठी बोली है तेरी। अंकल, आज के जमाने में मीठा बोलना भी बहुत बड़ी कला होती है। राघव लगातार नेहा को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। यार, लड़की कितनी अच्छी है, सबसे कितने प्यार से बात कर रही है। ऐसा ही लग ही नहीं रहा है कि ये सब कस्टमर हैं। हाँ सही कह रहा है, आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। शाम को नेहा और रमेश जी दुकान बंद करके अपने छोटे से घर पहुंचते हैं। घर के आंगन में पूरा परिवार जमीन पर बैठकर खाना खा रहा होता है। अरे नेहा बेटा, मैं तुझे बस एक ही बात समझाना चाहता हूँ। जी पापा। भले ही कोई तुझसे कितनी कठोरता से बात करे, कितना भी नीचे दिखाने की कोशिश करे, लेकिन तू हमेशा मिठास से जवाब देना। नेहा ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही होती है। क्योंकि मिठास किसी भी नफरत को घोलने की ताकत रखती है। हाँ पापा, ये तो मैंने आपसे ही सीखा है। यहाँ तक कि आपके भाइयों ने आपकी जमीन तक ले ली, लेकिन आप आज भी उनसे कितने प्यार से बात करते हो। देखिए जी, आपकी ही बेटी है, आपकी भाषा में ही जवाब देती है। पूरा परिवार हंसने लगता है। नेहा भी मुस्कुराते हुए खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ राघव के बड़े घर में खुशी का माहौल होता है। रिया हाथ में अपनी मार्कशीट लेकर खुशी से उछल रही होती है। पापा, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह बेटा, आज तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे। राघव बेटा, जा मिठाई लेकर आ। जी पापा, अभी लाया। कुछ देर बाद राघव फिर से रमेश मिठाई स्टोर पहुंच जाता है। नेहा उसे देखते ही हल्का सा मुस्कुरा देती है। आप अक्सर इसी दुकान पर आते हो लगता है, आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर बन गए हैं। राघव से नेहा की बात होती। राघव नेहा की तारीफ करता है। नेहा शर्मा कर नीचे देखने लगती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। कई दिन बीत जाते हैं। अब राघव और नेहा फोन पर भी बातें करने लगे होते हैं। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे होते हैं। एक शाम राघव अपने घर के हॉल में गंभीर होकर बैठा होता है। कमला देवी सोफे पर बैठी चाय पी रही होती हैं। मम्मी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। कौन लड़की? जो कोने पर मिठाई की दुकान है ना, रमेश मिठाई स्टोर, वो उसके पापा हैं। नेहा नाम है उसका। इतना सुनते ही कमला देवी का चेहरा गुस्से से बदल जाता है। क्या एक मिठाई वाले की लड़की से तू शादी करने की बात कर रहा है? मम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है। तू जानता नहीं हम कितने स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। उसका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो 2 कौड़ी की लड़की इस घर की बड़ी बहू नहीं बन सकती। मोहन जी अखबार नीचे रखते हुए दोनों की बातें सुनने लगते हैं। अरे बच्चों को हक है अपना लाइफ पार्टनर चुनने का, तुम इतनी दखलंदाजी मत करो। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो इसके मन में आएगा वही करेगा। हमारी भी कोई सलाह होगी और इस घर में कोई गवार बहू नहीं आएगी। राघव की आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो धीरे से खड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं मम्मी, अगर आपको मेरी शादी नहीं करवानी तो मत करवाइए, लेकिन मैं शादी सिर्फ नेहा से ही करूंगा। इतना कहकर राघव वहां से चला जाता है। घर का माहौल एकदम शांत हो जाता है। अगले कुछ दिनों में राघव बिल्कुल बदल जाता है। वो अपने कमरे में बैठा अकेला रहता है। खाने की थाली बार बार वापस लौट जाती है। रिया और मोहन जी परेशान होकर उसे देखते रहते हैं। मम्मी, भैया ने सुबह से कुछ नहीं खाया। नखरे दिखा रहा है तो दिखाने दे। कमला, जिद मत करो, लड़का सच में परेशान है। इसकी शादी उस गवार लड़की से नहीं होने दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। अगली सुबह मोहन जी अपने कमरे में तैयार होकर कोट पहन रहे होते हैं। कमला देवी अलमारी के सामने खड़ी अपनी साड़ी ठीक कर रही होती हैं। सुनो कमला, आज मेरी एक बड़ी बिजनेस पार्टी है, चलो आज सारी फैमिली एक साथ चलते हैं। अच्छा, शेट्टी जी भी आ रहे हैं क्या वहाँ?
हाँ, शेट्टी जी भी आ रहे हैं, बल्कि वही पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये सुनते ही कमला देवी की आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, फिर तो मैं अपने छोटे बेटे मुकुल को उनकी लड़की से मिलवाऊंगी। शाम को पूरे घर में तैयार होने की हलचल मची होती है। रिया शीशे के सामने खड़ी होकर मेकअप कर रही होती है। दादी अपने कमरे में बैठी पंखा जल रही होती है। मुकुल अपने कमरे में ब्लैक सूट पहनकर तैयार हो रहा होता है। तभी कमला देवी उसके कमरे में आती है। थोड़ा बेटा अच्छे से तैयार हो ना। क्यों मम्मी? वहाँ एक लड़की आएगी और मैं तुझे उससे मिलवाना चाहती हूँ। मुकुल के चेहरे पर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही होती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार एक बड़े 5 स्टार होटल की पार्टी में पहुंचता है। चारों तरफ चमचमाती लाइटें लगी होती हैं, बड़े बड़े झूमर, सभी लोग हाथों में ड्रिंक लिए अंग्रेजी में बातें कर रहे होते हैं। औरतों ने मॉडर्न ड्रेस पहन रखी होती है। पूरा माहौल रिच होता है। वाह पापा, ये पार्टी तो किसी फिल्म जैसी लग रही है। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए शेट्टी जी की बेटी की एंट्री होती है। उसने चमकदार शॉर्ट ड्रेस पहन रखी होती है। खुले बाल और हाई हील्स में वो बेहद कॉन्फिडेंट लग रही होती है। वो हंसते हुए अपने मम्मी पापा के पास आती है और दोनों के गले लग जाती है। हाय मॉम, हाय डैड, मैं लेट तो नहीं हुई हूँ ना? अरे नहीं मेरी बच्ची, तो लेट कहाँ होती है, जब तू आती है तभी पार्टी शुरू होती है। शिल्पा बेहद बोल्ड और फैंसी लग रही होती है। कमला देवी की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत मुकुल का हाथ पकड़कर उसे शिल्पा के पास ले जाती है। हाय मिसेस शेट्टी, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसी हो? आप तो दिखती ही नहीं। भाई साहब से तो मुलाकात होती रहती है। बस घर का थोड़ा काम रहता है और माँ जी की तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही रहती है। ये मेरा बेटा है मुकुल। अरे मुकुल, जब आखिरी बार देखा था तब तो तू छोटा सा था, अब तो इतना बड़ा हो गया है। मुकुल का ध्यान लगातार शिल्पा पर ही टिका होता है। कितनी सुंदर लड़की है, वाकई बेहद खूबसूरत। आंटी जी, आप कैसी हो? बड़ी संस्कारों वाली बच्ची है। यह सुनकर शिल्पा बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, तो क्यों ना बच्चों की बात आगे बढ़ाई जाए। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी मुकुल बहुत अच्छा लगता है। मैं तो खुद ही कहने वाली थी कि मुकुल और शिल्पा की शादी करवा देनी चाहिए। तो क्या मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? हाँ हाँ बिल्कुल। कमला देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिनों बाद मोहन जी और पूरा परिवार शेट्टी परिवार के आलीशान बंगले में पहुंचता है। तभी सीढ़ियों से शिल्पा नीचे उतरती है। उसने फिर से छोटी मॉडर्न ड्रेस पहन रखी होती है। बहू, कम कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात न हो जाए। अरे मम्मी जी, आजकल यही फैशन है। थोड़ी देर बाद दोनों परिवारों के बीच रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ महीनों बाद शिल्पा और मुकुल की धूमधाम से शादी हो जाती है। पूरे घर में खुशियां छा जाती हैं। लेकिन उसी रात मोहन जी गंभीर होकर कमला देवी से बात करते हैं। कमला, मैंने छोटे बेटे की शादी पहले करवा दी और बड़ा बेटा अभी तक कुंवारा बैठा है। मैं उसकी शादी उस गवार लड़की से नहीं करवाऊंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? समाज हमारे बारे में कैसी बातें करेगा? कमला देवी चुप होकर दूसरी तरफ देखने लगती हैं। अगले दिन मोहन जी अकेले नेहा के घर पहुंचते हैं। छोटा सा घर लेकिन साफ सुथरा होता है। नेहा रसोई में अपनी माँ की मदद कर रही होती है। मोहन जी दूर से नेहा का व्यवहार देखते हैं। वो सभी से बड़ी मिठास से बात कर रही होती है। सच में लड़की तो हीरा है। दूर के ढोल सुहाने नहीं, बल्कि असली संस्कार इसी में है। कुछ देर बाद मोहन जी रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ दिनों बाद राघव और नेहा की भी शादी हो जाती है। कमला देवी पूरे समय मुंह बनाकर बैठी रहती हैं, लेकिन मोहन जी और दादी बहुत खुश होते हैं। नेहा गृह प्रवेश करके घर में आती है। नेहा सिर पर पल्लू रखे शांत खड़ी होती है, जबकि शिल्पा मोबाइल में बिजी रहती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नेहा उठ जाती है। वो नहा धोकर पूजा करती है। नेहा एक एक करके सभी बड़ों के पैर छूती है। प्रणाम दादी जी। प्रणाम मम्मी जी। कई घंटों के बाद शिल्पा उनीदी आंखों से कमरे से बाहर आती है। उसके हाथ में मोबाइल होता है। बेटा, आज तुम लोगों की पहली रसोई है। तुम दोनों थोड़े दिन आगे पीछे आई हो, इसलिए शिल्पा की रसोई भी नहीं हुई है। आज तुम दोनों को सबकी पसंद का खाना बनाना है। क्या आज के जमाने में भी ये पहली रसोई कौन करता है? कोई बात नहीं बेटा, तू जितना बना पाएगी बना लेना, बाकी मदद मैं कर दूंगी। बस कमला, अभी से बहू को सर पर मत चढ़ा। माना तेरी पसंद की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे बढ़ावा देती रहेगी। तो क्या हुआ मम्मी जी, कम से कम इसका वार नेहा से तो अच्छी है।
नेहा ये सुनकर भी चुप रहती है और मुस्कुराकर सब्जियां काटने लगती है। रसोई में दोनों बहुएं खाना बना रही होती हैं। नेहा बड़े प्यार से दाल, सब्जी, पूड़ी और कई मिठाइयां बना रही होती हैं। रसमलाई, गुलाब जामुन और खीर की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। दूसरी तरफ शिल्पा को कुछ बनाना नहीं आता है। वो पास्ता और मैक्रोनी बनाने लगती है। नमक मिर्च का अंदाज़ा न होने की वजह से वो मुट्ठी भर भर कर मसाले डाल देती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। सभी दोनों बहुओं के खाने का स्वाद चखते हैं। बेटे की पसंद एकदम मीठी और सास की पसंद एकदम जहरीली। बेटा ये क्या खाना बनाया है? इसमें कितना तेज नमक है, एकदम जहर लग रहा है खाना। नमक मिर्च का थोड़ा ध्यान रख लेती। मुझे तो ऐसे ही खाना बनाना आता है। अगर पसंद नहीं आ रहा तो रहने दो, खाने को कोई जरूरत नहीं है। अरे उसकी भी थोड़ी तारीफ कर दो, उसने भी मेहनत से बनाया है। मुझे आपकी छोटी तारीफों की कोई जरूरत नहीं है। पूरा परिवार चुप होकर उसे देखने लगता है। शिल्पा हर बात का जवाब एटीट्यूड और जहर भरे शब्दों में देती रहती है। अगली सुबह नेहा सिर पर पल्लू रखे रसोई में खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही होती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान होती है। नेहा की मिठास सिर्फ खाने तक सीमित नहीं रहती, वो घर के हर सदस्य से इतनी प्यार से बात करती है कि गुस्से में खड़ा इंसान भी शांत हो जाए। मीठे बोल से पत्थर भी पिघल जाते हैं। भगवान ऐसी बहू हर घर को दे। शाम को राघव थका हारा ऑफिस से घर लौटता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही होती है। जैसे वो कमरे में आता है, नेहा तुरंत उठकर उसके पास पहुंच जाती है। आप बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वो तुरंत ठंडा पानी लाकर राघव को देती है और फिर जल्दी से रसोई में जाकर खाना गर्म करने लगती है। नेहा, तुम हर बार इतना ध्यान क्यों रखती हो मेरा? क्योंकि आपका ख्याल रखना ही तो मेरा सबसे बड़ा सुख है। राघव प्यार से उसे देखने लगता है। उसके चेहरे की सारी थकान गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुकुल अपने कमरे में ऑफिस से लौटकर बैठा होता है। उसके सामने टेबल पर ठंडा खाना रखा होता है। पास्ता में जरूरत से ज्यादा नमक भरा होता है। ये क्या बनाया है शिल्पा? इतना नमक? जो बना है वही खा लो। मुकुल मजबूरी में खाना खाता है, लेकिन हर निवाला उसे कड़वा लग रहा होता है। अगले दिन कमला देवी पूरे घर का काम नेहा को बता रही होती हैं। नेहा, पूरे घर की डस्टिंग कर दे। हाँ मम्मी जी, कर दूंगी। ये मेरा ही तो घर है, अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बस ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। नेहा फिर भी मुस्कुराकर काम करने लगती है। उसके चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा सोफे पर पैर फैलाकर बैठी मोबाइल चला रही होती है। बेटा जरा मेरे लिए पानी ला दे, दवाई लेनी है। इस गवार से मंगाने का मन नहीं करता। क्यों, आपके पैरों में मेहंदी लगी है क्या? खुद नहीं जा सकती आप पानी लेने? इतना कहकर शिल्पा वहां से उठकर चली जाती है। कमला देवी का चेहरा उतर जाता है। अरे इसे क्या करंट लग जाते हैं एकदम से? पता नहीं कैसे बात करती है। जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना कोई इससे सीखे। रात को नेहा और राघव अपने कमरे में बैठे होते हैं। नेहा प्यार से अपने हाथों से राघव को खाना खिला रही होती है। अरे अगर रोज ऐसे खाना खिलाओगे ना तो मैं मोटा हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे अच्छे लगोगे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी कमला देवी कमरे के बाहर से ये सब देख लेती हैं। तू तो जब से बहू आई है उसके पल्लू से ही बंद